हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज़ स्पेशली मैं फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके एडवांस स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 में एक यूनिट है FEM का, फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। तो इस सिलेबस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि FEM का सिर्फ एक यूनिट है। तो एक्चुअली FEM के वो सारे टॉपिक समझने के लिए आपको FEM को अच्छे से समझना होता है। तो FEM का एक सब्जेक्ट होना आसान होगा बजाय एक यूनिट डील करने के। बट एनीवे, अब हमको तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए हमको FEM की जितनी समझ होनी चाहिए जिससे कि हम एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से अपने आंसर लिख सकें समझ के, उतना हम इस वीडियो कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू FEM, दैट इज़ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ठीक है। और सबटाइटल में लिखा हुआ है अ डिस्प्लेसमेंट बेस्ड अप्रोच। तो डिस्प्लेसमेंट बेस्ड अप्रोच मतलब इसके जो प्राइमरी असेंबली और ये सब के प्रोसेस हैं वो डिस्प्लेसमेंट बेस्ड होंगे। आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 3, 2 इन सब में पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड अप्रोच, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये सारे इसके प्री रिक्विजिट हैं। इस कोर्स को अटेंड करने से पहले अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर एक बार एलिमेंट है तो उसका स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैं उन चीज़ों को इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें वीडियो में आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसको समझने में आपको आंसर लिखने के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वैसा ही हम इसमें कवर करेंगे। तो इसलिए आपको ये पहले से प्री रिक्विजिट पढ़ना आवश्यक है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनाइट एलिमेंट होता क्या है। फाइनाइट एलिमेंट जानने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एक सर्कल का, ठीक है। इस सर्कल से हम लोग कोशिश करेंगे पाई की वैल्यू निकालने की। तो आपको पता होगा कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होगा, जिसमें r उसका रेडियस होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटेंगे। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम एलिमेंट बोलते हैं और इन एलिमेंट के कनेक्टिंग पॉइंट्स को हम नोड कहते हैं। तो नोड के बीच में लाई करता है एलिमेंट। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट में हम इसको बांटते जाएंगे हमारा रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट आता जाएगा। सपोज एलिमेंट 5, 4 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट का ये एंगल जो सेंटर से इसके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि हम इसको सपोज n हिस्से में बांटते हैं तो यह होगा 2π डिवाइडेड बाई n टोटल एंगल, ठीक है। अब इसकी लेंथ हमारे को सपोज ये बीच में है, तो आपको ये थ्योरम तो पता ही होगा जिससे आपको ये निकल जाएगा कि ये लेंथ आती है आपकी r टाइम्स ऑफ साइन π/n, और उतनी ही लेंथ इधर से आएगी, इसलिए ये टोटल लेंथ होती है एक एलिमेंट की 2r टाइम्स ऑफ साइन π/n। और क्योंकि ये n एलिमेंट के लिए होना है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमको पाई की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? ये 2r 2r कैंसिल हो जाएंगे, तो
तो पाई की वैल्यू होगी पाई इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई n। इस फॉर्मूले के थ्रू हम अब अलग अलग n के वैल्यूज़ के लिए पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही होगा आपके पिछले नॉलेज से कि पाई की वैल्यू होती है 1.414 और कुछ। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि पाई की वैल्यूज़ भी उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट के करीब आते जाती है। तो यह एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपको यह दिखाया जाता है कि फाइनाइट एलिमेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ये उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिली। सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट में बांटना, यानी डिस्क्रिटाइजेशन। उसके बाद हमने एक एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाला और उसके बाद उसको असेंबल कर दिया। ये समेशन जो हमने किया दैट इज असेंबली। क्लियर? असेंबली के बाद हम लोगों ने ये फाइनल सॉल्यूशन निकाला। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपको फाइनाइट एलिमेंट में भी यूज़ करना है। एक टर्म आपने सीखा नोड, दूसरा टर्म आपने सीखा एलिमेंट। एलिमेंट और नोड ये दोनों ही बेसिक यूनिट हैं किसी भी फाइनाइट एलिमेंट के वर्किंग के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ हाउ फाइनाइट एलिमेंट वर्क्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द बुकिश डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ये डेफिनेशन थोड़ा सा वर्ड के अकॉर्डिंगली टफ है, बट ये छोटा सा डेफिनेशन बहुत सारी बातें कंटेन करता है। इसमें मैंने आपको FEM और FDM में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की भी कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको FEM का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। सो व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट मेथड? तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड इज अ न्यूमेरिकल टेक्निक टू सॉल्व PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या ODE, यहाँ पे मिसिंग है ODE, which breaks the solution domain in the finite parts, discretization, to find the approximate solution. In this way, it is different from finite difference method, which approximate the differential equation by method of difference. Clear? तो आपके अंदर का डर हटाने के लिए मैंने ये यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अगर इस पार्ट को आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ये डैम्पिंग वाला पार्ट है, ये आपके सपोज ये नहीं है, तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बाउंड्री कंडीशन है। ये बाउंड्री कंडीशन कहती है कि एट u इक्वल्स टू 0 इट इज u नॉट डिफाइंड है, एंड एट x इक्वल्स टू l दिस इज दिस क्वांटिटी a टाइम्स du बाई dx। तो अगर सपोज यह एक बार है, यह एक बार है, a की वैल्यू EA है, ठीक है, तो EA होने से यह एक बार एलिमेंट बन जाएगा, जिसका अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो एक एंड फिक्स्ड हो जाएगा और दूसरे एंड पे Q नॉट फोर्स आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको स्ट्रेन मिलेगा, और स्ट्रेन को आप E से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगा, और उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा। तो यह कुछ नहीं, आपको फोर्स की कंडीशन बता रहा है कि फ्री एंड पे यानी x इक्वल्स टू L पे
आपका फोर्स क्यू नॉट होगा, यानी कि आपने क्यू नॉट वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये सिंपल तरीका है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फिजिकल फॉर्म में अज्यूम करने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो ये है। अब इसमें इसको बोलते हैं गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके प्रॉब्लम को यह गवर्न कर रहा है और ये है उसका डोमेन। इसमें जो बार बार वर्ड यूज हो रहे हैं ना, डोमेन डोमेन, तो ये है उसका डोमेन जिसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन यू एक्स का फंक्शन होगा। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इन पैरामीटर के बेस पे हम लोग कोई एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। बट जब ये ज्योमेट्री टफ होने लगेगी तो ये सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग FEM का यूज करते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू परफॉर्म द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो पिछले 2 एग्जाम्पल्स में आपको यह समझ में आ गया है कि सबसे पहला काम होता है डिस्क्रिटाइजेशन का, यानी कि सॉल्यूशन डोमेन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का, एंड देन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन अज्यूम करने का, U-X। और हम बोलते हैं कि ये नोडल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। एंड देन हम फॉर्म करते हैं एलिमेंट लेवल पे इक्वेशन। एलिमेंट लेवल पे इक्वेशन का मतलब है कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म करना। और एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करने के बाद हम उसकी असेंबली करते हैं। ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 में जब स्टिफनेस मेथड के क्वेश्चन किए होंगे तब आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे कि कैसे हम लोग एलिमेंट लेवल मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे उसकी असेंबली करते हैं। और उसके बाद फोर्स वेक्टर का फॉर्मुलेशन करना। फोर्स वेक्टर के फॉर्मुलेशन करने के बाद आपके पास एक ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आता है और एक ग्लोबल फोर्स वेक्टर आता है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं, और u आपका क्या है, प्राइमरी वेरिएबल। और u एक ऐसा वेक्टर है जो क्या होगा उसके अंदर, u1 u2 u3। और ये u1 u2 u3 क्या है, सपोज एक बार है, इस बार को आपने 2 एलिमेंट में ब्रेक किया हुआ है, u1 u2 और u3। तो u1 u2 u3 इसके नोडल डिस्प्लेसमेंट है। और सपोज कहीं यहाँ पे अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो आप कैसे निकालेंगे, किसकी वैल्यू चाहिए होगी, डिस्प्लेसमेंट की। नोड पे तो आपको मिल गया यहाँ सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर आपको चाहिए होगी तो आपको इस शेप फंक्शन का यूज करना होगा, दैट इज n1 इंटू u1, जो नोडल वैल्यूज को इंटरपोलेट करता है। तो इसीलिए इसको या तो शेप फंक्शन बोलते हैं या इंटरपोलेशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक फ्लो है, स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं। जो टर्म आइसोपैरामेट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ सेम शेप फंक्शन और इंटरपोलेशन फंक्शन n to define the element's geometric shape
एज आर यूज टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट विद इन द एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है, जैसे अभी फिलहाल हम लोग को u चाहिए, तो u को डिफाइन करने के लिए जो शिफ्ट फंक्शन यूज़ किया, अगर सेम शिफ्ट फंक्शन आप लोग ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट बोलेंगे। ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ था शायद कि आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट क्या होता है। इसके बाद आपके सिलेबस में है नेचुरल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्स वाई सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है उसी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये इन जनरल एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं, एक कोई भी रेक्टेंगल को आप ऐसे 4 कोऑर्डिनेट के थ्रू डिनोट कर सकते हैं कि ये आपका रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रेटल का शेप है। इसको जब हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक करते हैं जिसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ऐसा करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमको इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जैसे कि एक एग्जांपल है गॉस क्वाड्रेचर। और गॉस क्वाड्रेचर बेसिकली नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइंड है। इसके लिए हम लोग इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और ये सब को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसमें शिफ्ट होते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये बहुत इजी भी है इसको यूज़ करना, इसलिए हम लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होंगे। जैसा कि एक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बार का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन, बार इधर उधर मूव नहीं कर सकता है ना। तो बार का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा u1 और u2। सिमिलरली बीम के एलिमेंट में v1, v2, θ1, θ2। और प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट होगा तो u1 v1, u2 v2, u3 v3 एंड u4 v4। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नंबरिंग कर रहा हूँ, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नंबरिंग के भी कुछ स्कीम्स होते हैं। ये बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी असेंबली मैट्रिक्स कितनी बड़ी बनेगी अगर किस सिस्टम में आप नंबरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टडी है जो FEM एनालिसिस में करनी पड़ती है, लेकिन हमको अभी वो सब बॉदर नहीं करना है क्योंकि हमको वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोग को बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार स्टिफनेस मैट्रिक्स पढ़ लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। स्टिफनेस मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस मत पढ़िए, स्टिफनेस मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस जो इससे जस्ट पहले आपको सर ने पढ़ाया होगा वो आप एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।